वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्प्लॉयमेंट वाला। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले मुम्मल करंट जीके जून जुलाई द्विमासिक पत्रिका का पार्ट 2। और जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ पे मैंने मुम्मल करंट जीके पार्ट 1 करा रखा है। तो उसके कंटिन्यूएशन में मैं आगे आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। और आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ताकि आगे जो भी पार्ट्स आएंगे तो आप उनको देख सकते हैं। और मेरे चैनल पे और भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लास 6 से क्लास 12 तक के इंपॉर्टेंट MCQs मैंने करवा रखे हैं। और अभी एक सीरीज़ चल रही है राजस्थान जीके जिला दर्शन, वो भी आप देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट बन रखी है। और इनके जो भी है डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप विजिट करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चर्चित योजनाएँ कार्यक्रम अभियान से। तो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, हाल ही में स्वीकृत की गई वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस परियोजना का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकेगा। हाल ही में स्वीकृत की गई वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस परियोजना का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकेगा। तो ये अपने वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए एक वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस परियोजना लाई गई है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस परियोजना के विस्तार के लिए 15.30 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। इससे परियोजना के उचित क्रियान्वयन के साथ ही वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग हो सकेगी। ये वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए लाई गई है और इसके बजट में 15.30 करोड़ रुपए मंजूरी प्रदान की गई थी। ये परियोजना वन्य क्षेत्रों की बेहतर निगरानी के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित समाधान है, जो उच्च स्तरीय थर्मल ऑप्टिकल कैमरे, वायरलेस नेटवर्क, संचार उपकरण, सौर ऊर्जा प्रणाली व ड्रोन आदि से लैस है। तो इसकी मदद से वन्य जीवों में अवैध शिकार, पोचिंग, आगजनी, कीमती लकड़ी की चोरी सहित बाघ व अन्य वन्यजीवी प्रजातियों को विभिन्न गतिविधियों की निगरानी हो सकेगी। इससे पहले इस परियोजना के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये याद रखना कि वाइल्ड लाइफ सर्विलेंस परियोजना किसके लिए है। ये है अपने वन्य जीवों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए। इसके लिए 15.30 करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है, आप देख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान मूल के पदक विजेता की हो सकेगी सम्मान वेतन पर राज्य में नियुक्ति। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल 2017 में संशोधन को 25 जुलाई 2022 को मंजूरी दी है। इस निर्णय से पदक विजेता खिलाड़ी सम्मान वेतन पर अपने गृह राज्य में नौकरी करते हुए बेहतर रूप से अभ्यास कर सकेंगे तथा अपनी खेल प्रतिभा को और निखार सकेंगे। तो ये देख लेना स्टूडेंट्स, राजस्थान आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट टू स्पोर्ट्स मेडल विनर्स रूल है, 2017 में संशोधन किया गया, 25 जुलाई 2022 को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से क्या होगा, इस निर्णय से पदक विजेता खिलाड़ी सम्मान वेतन पर अपने गृह राज्य में नौकरी करते हुए बेहतर रूप से अभ्यास कर सकेंगे तथा अपनी खेल प्रतिभा को और निखार सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रदेश में हस्तशिल्प नीति के प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इसके तहत हस्तशिल्पियों के लिए कितनी राशि का ब्याज मुक्त ऋण दे है। तो ये राज्य की पहली हस्तशिल्प नीति के प्रारूप को मंजूरी दी गई। तो ये राज्य की पहली हस्तशिल्प नीति है। ये नीति 1 वर्ष पूर्व तैयार की गई थी। हस्तशिल्प नीति लागू होने से राजस्थान में पंजीकृत करीब 6 लाख हस्तशिल्पियों के आर्थिक और सामाजिक प्रोत्साहन के प्रावधानों का लाभ मिल सकेगा। तो ये करीब 6 लाख हस्तशिल्पियों के आर्थिक और सामाजिक प्रोत्साहन के प्रावधानों को लाभ मिल सकेगा। प्रारूप में प्रावधान ये है कि हस्तशिल्पियों के लिए 3 लाख रुपए तक के ऋण पर पूरा ब्याज सरकार वहन करेगी। पूर्व में ये राशि कितनी थी, ये थी अपने 1 लाख रुपए तय की गई थी और अब है ये 3 लाख रुपए। इसके अलावा दस्तकार, बुनकरों का समूह बीमा का लाभ लेने, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति, राज्य स्तरीय पुरस्कार और राज्य के चुनिंदा शहरों में हस्तशिल्प म्यूजियम और डिजाइन सेंटर खोले जाने का प्रावधान नई नीति में है। तो ये कौन कौन सी प्रदेश के प्रमुख हस्तशिल्प है, ये है हैंड ब्लॉक, प्रिंट बंदेज, टाई एंड डाई, दाबू अदरक, कुंदन मीनाकारी, टेराकोटा, ब्लू पोट्री, थेवा, टेराकोटा, कोटा डोरिया, जयपुर रजय, उस्ता आर्ट, जोधपुरी जयपुर जूते आदि। तो ये देख लेना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जहां मनरेगा में 100% महिला मेट कार्यरत है। तो प्रदेश का पहला जिला कौन सा है जहां मनरेगा में 100% महिला मेट है।
तो ये अपने भीलवाड़ा जिला। तो याद रखिएगा ये भीलवाड़ा जिला है। भीलवाड़ा जिले में 2000 पढ़ी लिखी महिला मेट का कार्य कर रही है तथा भीलवाड़ा राज्य का पहला जिला बन गया जहाँ 100% महिला मेट है। तो स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार ने पुरानी 4 योजनाओं को बंद कर दूरस्थ, दुर्गम और पिछड़े जिलों के लिए किस नवीन योजना का शुभारंभ किया? तो ये है अपने सीएम क्षेत्र विकास योजना। कौन सी है ये अपने सीएम क्षेत्र विकास योजना है। गाँवों में विकास कार्य संबंधी 4 सरकारी योजनाओं को बंद कर राज्य सरकार ने अब मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना शुरू की है। नई योजना लाने के लिए जिन 4 योजनाओं को बंद किया गया उनमें से 3 पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान शुरू की गई थी। इनमें श्री मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, स्मार्ट विलेज योजना शामिल है। चौथी महात्मा गांधी के नाम पर आदर्श ग्राम योजना थी जिसे मौजूदा सरकार ने ही 2019 में शुरू किया। तो नई योजना में प्रदेश के जो नई योजना जो लागू की है सीएम क्षेत्र विकास योजना, इस योजना में प्रदेश के दुर्गम, दूरस्थ और पिछड़े जिलों का प्राथमिकता मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में इसकी घोषणा की थी। शुरुआती तौर पर सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान योजना के लिए किया है। कितना? 100 करोड़ रुपए का प्रावधान योजना के लिए किया है। इसके अलावा विकास कार्यों में कलेक्टर की अनुशंसा के आधार पर विधायक, सांसद कोष और कंपनियों के CSR कोष का उपयोग भी किया जा सकेगा। और संभाग जिले को 4, अन्य को 2.77 करोड़। तो इसमें ये वार्षिक कार्य योजना के लिए नई योजना में संभागीय स्तरीय प्रत्येक जिले को 4 करोड़ रुपये और जो संभागीय स्तरीय प्रत्येक जिले है उनको 4 करोड़ रुपये और अन्य जिलों को प्रति जिला 2.77 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि जो जिला संभागीय स्तरीय प्रत्येक जिले को 4 करोड़ और अन्य जिले को 2.77 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। और क्या क्या काम हो सकेंगे? तो ये हो सकेंगे काम योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, ग्रामीण आंतरिक सड़कें, रोशनी आदि से संबंधित कार्य और आधारभूत ढांचा विकास के अन्य कार्य प्राथमिकता से कराए जा सकेंगे। और इन कामों की पाबंदी होगी। तो योजना में व्यक्तिगत, निजी, गैर सरकारी संस्था के लिए संपत्ति निर्माण, ऋण, अनुदान, आपदा प्रबंधन कार्य, व्यक्तिगत लाभ, कार्यालय निर्माण, वाहन खरीद, प्रचार प्रसार आदि कार्यों पर पाबंदी होगी। तो इन पे पाबंदी होगी। तो आप ये याद रखिएगा कि ये कौन कौन से काम इसमें हो सकेंगे। संभाग जिले को कितने रुपए राशि प्रदान की गई है और अन्य जिलों को कितनी राशि प्रदान की गई है। और ये योजनाएं बंद हुई है जिन्हें आप पढ़ लेना। कौन कौन सी योजना बंद हुई? श्री योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, स्मार्ट विलेज, महात्मा गांधी आदर्श योजना, ग्राम योजना। तो इनको आप देख लेना, ये योजनाएं बंद हो गई है। इनकी जगह कौन सी योजना आई है? इनकी जगह आई है सीएम क्षेत्र विकास योजना। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2022 से RGHS योजना के दायरे में आने वाले परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत कितनी राशि का बीमा कवर का लाभ देने के आदेश जारी किए थे? तो ये अपने 5 लाख रुपए तक के बीमा कवर का लाभ देने के लिए ये जारी किया था। ये राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGHS के दायरे में आने वाले परिवार को भी चिरंजीवी योजना के लाभार्थियों की तरह मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क बीमा कवर मिल सकेगा। ये अपने वित्त विभाग की ओर से 1 जुलाई 2022 को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया था। तो 1 जुलाई 2022 को इस बारे में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया था। RGHS के तहत एक परिवार को दुर्घटना बीमा के रूप में 5 लाख रुपए से अधिक का भुगतान नहीं मिल सकेगा। तो ये याद रखिएगा, RGHS के तहत एक परिवार को दुर्घटना बीमा के रूप में 5 लाख रुपए से अधिक का भुगतान नहीं मिल सकेगा। और इसके तहत मृत्यु की स्थिति में 5 लाख रुपए, हाथ, पैर, आँखों में से 2 अंगों की पूर्ण स्थायी क्षति पर 3 लाख रुपए तथा 1 अंग की पूर्ण स्थायी क्षति पर 1.5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। तो स्टूडेंट ये याद रखिएगा। और ये सीएम चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में प्रावधान क्या था? तो ये था सड़क दुर्घटना, ऊंचाई से गिरना, मकान ढहना, बिजली का करंट लगना, रसायन का छिड़काव, डूबने या जलने के कारण मौत या क्षति की स्थिति 5 लाख रुपये तक दुर्घटना की
तक दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप व गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप व गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी है 5 लाख रुपए। कितनी कर दी स्टूडेंट? 5 लाख रुपए कर दी है। और ये पहले ये राशि कितनी थी? पहले ये राशि 1 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब कर दिए 5 लाख रुपए। सीएम अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की। तो किसने की थी? ये सीएम अशोक गहलोत ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए राशि बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की थी। सीएम गहलोत ने 29 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम में पुरस्कार राशि बढ़ाने की घोषणा की थी। तो ये अपने 29 मई को ही इन्होंने ये घोषणा की थी। ये देखते हैं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985-86 में की गई थी। अब तक कुल 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। और महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1982-83 में की गई। इससे अब तक कुल 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा चुका है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और इन विजेताओं को स्वर्ण पदक पर इनाम 75 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिए हैं। जो स्वर्ण पदक जीतेगा उसका इनाम बढ़ाकर 75 लाख से 3 करोड़ रुपए कर दिए हैं। और रजत पदक पर 50 लाख रुपए की जगह अब 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और कांस्य पदक जीतने पर 30 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने कर दिए? 1 करोड़ रुपए कर दिए। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। और ये पुरस्कार राज्य के सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है। तो ये जो पुरस्कार है ये राज्य के सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को दिए जाते हैं। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ये पुरस्कार राज्य के सर्वोत्तम खेल पुरस्कार है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। प्रदेश में लागू की गई वाहन स्क्रैपिंग नीति। तो प्रदेश में लागू की गई वाहन स्क्रैपिंग नीति, तो इसमें क्या है कि जो प्रदेश में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर शुरू करने के लिए कम से कम कितनी ज़मीन होनी चाहिए? 1 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए। स्क्रैपिंग नीति के तहत स्क्रैपिंग सेंटर के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके तहत क्या होगा? एल श्रेणी के वाहनों, दुपहिया व तिपहिया की स्क्रैप करने के लिए जो स्क्रैपिंग सेंटर शुरू किए जाएंगे उनके लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होना जरूरी है। वही एम श्रेणी यानी बस, कार आदि पैसेंजर व एन श्रेणी यानी ट्रैक्टर आदि मालवाहक के वाहनों के स्क्रैप सेंटर अलग बनेंगे। उसके लिए कम से कम 2 एकड़ भूमि होनी चाहिए। लाइसेंस के तहत 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा और साथ ही नवीनीकरण भी 10 वर्ष के लिए ही किया जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। लाइसेंस के तहत 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा और साथ ही नवीनीकरण भी 10 वर्ष के लिए ही किया जाएगा। ना तो वाहन स्क्रैप पॉलिसी में और न ही नियमों में वाहनों की आयु तय की गई है। तो ये भी याद रखिएगा कि ना तो वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी में और न ही नियमों में वाहनों की आयु तय की गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना। इसका उद्देश्य प्रदेश में सड़क हादसों में होने वाली मृत्यु को कम करना तथा घायलों को तुरंत उपचार उपलब्ध करवाना है। योजना के अनुसार सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को अब निजी अस्पताल में भी 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार मिल सकेगा, चाहे घायल व्यक्ति राजस्थान या अन्य प्रदेश का निवासी हो। राज्य सरकार ने योजना के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे सभी निजी अस्पताल घायल व्यक्ति को योजना के तहत इलाज कर सकेंगे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल है। और घायलों का कोई पहचान या पात्रता नहीं बतानी होगी। तो घायलों को कोई पहचान या पात्रता नहीं बतानी होगी। सर्वप्रथम अस्पताल को घायल की जान बचाने के लिए तुरंत इलाज करना होगा और पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के लिए बाद में भी सूचित किया जा सकता है। संबंधित अस्पताल को घायल के उपचार पर खर्च का भुगतान कौन करेगा? ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट ये। तो खर्च का भुगतान ये अपने राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी द्वारा किया जाएगा। भरण परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रशासन में पारदर्शिता के सिद्धांत को पालना में क्रम में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत सहायता राशि अब सीधे ही किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। 4 जुलाई 2022 को कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने इस ऑनलाइन पेमेंट व्यवस्था का शुभारंभ किया। तो ये अपने कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने इस ऑनलाइन पेमेंट व्यवस्था का शुभारंभ किया था। मीणा ने कृषि विभाग के मुख्यालय से दौसा कृषि उपज मंडी समिति के तहत आने वाले 8 किसान परिवारों को सहायता राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में काश्तकारों को सहायता राशि सीधे बैंक खाते में जमा होने की व्यवस्था से उनको कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे और योजना का लाभ वितरण पारदर्शी हो सकेगा। राजस्थान किसान साथी पोर्टल पर आवेदन लिए जाते हैं और भुगतान राज पेमेंट पोर्टल पर किया जा रहा है। तो राज किसान साथी पोर्टल पर आवेदन लिए जाते हैं और भुगतान कौन करता है? राज पेमेंट पोर्टल पर किया जा रहा है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत कृषकों व एवं खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मंडी में विपणन के समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर मंडी समितियों के द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुप्रति कोचिंग योजना का पोर्टल शुरू। तो अनुप्रति कोचिंग योजना का पोर्टल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का नया पोर्टल 4 जुलाई 2022 को शुरू हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पोर्टल लॉन्च के अवसर पर कहा कि शैक्षणिक वर्ष कौन सा 2022-23 के लिए ये योजना का लाभ 15,000 विद्यार्थियों को मिलेगा। कितने स्टूडेंट्स को? 15,000 विद्यार्थियों को मिलेगा। पिछले वर्ष योजना से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10,000 थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इस वर्ष अनुप्रति योजना में CA व CS पाठ्यक्रम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया। तो इस बार CA एवं CS पाठ्यक्रम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है। और चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम में हेतु 12वीं उत्तीर्ण के बाद 2 वर्ष तक आवेदन किए जा सकेंगे। चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम हेतु 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात 2 वर्ष तक आवेदन किए जा सकेंगे। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आप याद रखिएगा। अनुप्रति कोचिंग योजना का पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 जुलाई 2022 को राज्य सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के मध्य हुए MOU के तहत प्रदेश में NTPC कितना क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित करेगा? 1 जुलाई 2022 को राज्य सरकार और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC के मध्य हुए MOU के तहत प्रदेश में NTPC कितने क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित करेगा? तो ये अपना 10,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित करने जा रहा है। राज्य सरकार और NTPC के मध्य हुए इस समझौते पत्र के अनुसार NITPC राज्य में 10,000 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क विकसित करेगा। इस MOU से प्रदेश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो कितना? 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। NTPC आप भी कर रही है विकसित। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क जोधपुर के भडला में स्थापित है। तो ये याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है? ये हमने जोधपुर के भडला में स्थापित है। इनमें NTPC ने 260 मेगावाट का प्रोजेक्ट विकसित किया है। कितना? 260 मेगावाट का प्रोजेक्ट विकसित किया है। और एक अपने जैसलमेर के नोखा में 925 मेगावाट क्षमता का प्रोजेक्ट है। तो जैसलमेर के नोखा में 925 मेगावाट क्षमता का प्रोजेक्ट है। कई जिलों में 3,500 मेगावाट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट संचालित है। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसलमेर के नोखा में 925 मेगावाट और जोधपुर के भडला में 260 मेगावाट का सोलर पार्क। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखते हैं। राजस्थान का पवन ऊर्जा उत्पादन में देश में 5वें स्थान है, जबकि तमिलनाडु का प्रथम स्थान, कर्नाटक का द्वितीय स्थान, महाराष्ट्र का तृतीय तथा गुजरात का चौथा स्थान है। तो राजस्थान का पवन ऊर्जा में कौन सा स्थान है? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 5वें स्थान है।
तो पहला स्थान किसका था? तमिलनाडु का। दूसरा स्थान है कर्नाटका का। तीसरा है महाराष्ट्र का। चौथा है अपना गुजरात का। और पांचवा कौन सा है? ये राजस्थान का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सौर ऊर्जा में कितना मेगावाट का अपने अक्षय ऊर्जा है? ये अपने 13,234 मेगावाट। और विंड एनर्जी के अंदर, विंड ऊर्जा के अंदर 4,338 मेगावाट। तो ये कुछ आंकड़े हैं, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। राज्य सरकार ने प्रदेश को विद्युत उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 18 जुलाई 2022 को किन 2 थर्मल पावर परियोजना में नए यूनिट लगाने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया है? तो ये 2 कौन सी थर्मल पावर परियोजना है? तो ये अपने छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना, एक ये काली सिंध तापीय विद्युत परियोजना। राज्य सरकार ने राजस्थान को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम छबड़ा में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित थर्मल पावर प्रोजेक्ट में 660 मेगावाट क्षमता की 2 नई यूनिट तथा काली सिंध में 800 मेगावाट क्षमता का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा कि अपने जो छबड़ा में है जो कि 660 मेगा क्षमता की 2 नई यूनिट तथा काली सिंध में 800 मेगावाट क्षमता का एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करेगा। तो इसको याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक आ गया है। इसमें हम देखने वाले विविध समसामयिकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। शिक्षा भूषण व विभूषण सम्मान 2022। तो शिक्षा विभाग की ओर से इस साल सितंबर 2022 में राज्य और जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। तो यह भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है राज्य और जिला स्तर पर। और ये कब किया जा रहा है? सितंबर 2022 में। राज्य स्तर पर होने वाले समारोह में 15 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के दान पर शिक्षा भूषण और 1 करोड़ रुपए से अधिक के दान पर शिक्षा विभूषण सम्मान दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, 15 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के दान पर शिक्षा भूषण दिया जा रहा है और 1 करोड़ रुपए से अधिक के दान पर शिक्षा विभूषण सम्मान दिया जाएगा। और 1 लाख से 15 लाख रुपए तक के दान पर जिला स्तर पर शिक्षा श्री सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो जिला स्तर पर 1 लाख से 15 लाख रुपए तक के दान पर शिक्षा श्री सम्मान प्रदान किया जाएगा। और यह हर साल समारोह 28 जून को होता है। इस बार यह सितंबर में प्रस्तावित है। निर्देशों के अनुसार तीनों सत्रों में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, कॉलेजों में समय समय शैक्षिक, सह शैक्षिक और भौतिक विकास के लिए किसी वित्तीय सहयोग करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि इनमें 15 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कौन सा सम्मान दिया जाता है? शिक्षा भूषण दिया जाता है। 1 करोड़ से अधिक पर शिक्षा विभूषण दिया जाता है और 1 लाख से 15 लाख रुपए तक के जिला स्तर पर ये शिक्षा श्री सम्मान प्रदान किया जाता है। और तो ये इम्पोर्टेंट है, तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई के बीच 12 जुलाई 2022 को एमओयू हुआ। तो एमओयू किसके बीच में हुआ? ये हुआ महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई के बीच 12 जुलाई 2022 को एमओयू हुआ। ये एमओयू महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के आधारभूत विकास और इस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया। तो ये एमओयू क्यों किया गया? क्योंकि ये एमओयू महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के आधारभूत विकास और इन संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए किया गया था। गौरतलब है कि गांधी जी के विचारों और दर्शन को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की शुरुआत जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। तो ये जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी, जिसमें गांधी जी के विचारों और दर्शन को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। जयपुर एयरपोर्ट को मिला सर्टिफिकेट। तो जयपुर एयरपोर्ट को मिला सर्टिफिकेट। जयपुर एयरपोर्ट को उत्कृष्ट कार्यों के लिए विभिन्न श्रेणियों में ISO सर्टिफिकेट मिला है। तो ISO सर्टिफिकेट मिला है स्टूडेंट जयपुर एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि प्रबंधन, सिस्टम गुणवत्ता प्रबंधन और बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन के लिए प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। तो ये किसके लिए प्रदान किया गया? तो ये अपने
एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि प्रबंधन, सिस्टम गुणवत्ता प्रबंधन और बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन के लिए ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। और ये किससे मिला था? ये मिला था जयपुर एयरपोर्ट को, याद रखिएगा ये। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 13 से 15 अगस्त तक हर घर फहराएंगे तिरंगा। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत समस्त प्रदेश में हर घर तिरंगा फहराने की अपील की गई। कला एवं संस्कृति विभाग मंत्री BD कल्ला ने कर्मचारियों से इस अवसर पर देशभक्ति और स्वाधीनता सेनानियों के बलिदान को सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम की अपील की गई। तो ये कौन सा कार्यक्रम था? ये था अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम। तो हर घर तिरंगा फहराया गया था ये अपने 13 से 15 अगस्त तक। तो ये याद रखिएगा, अपन को इसमें ये याद रखना कि कौन सा महोत्सव था। ये था अपना आज़ादी का अमृत महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 स्टेट हाईवे पर फास्टैग सुविधा शुरू की गई। तो ये 2 स्टेट हाईवे पर फास्टैग सुविधा शुरू की गई। तो आइए देखते कहाँ की गई। नेशनल हाईवे की तरह ही अब स्टेट हाईवे पर भी फास्टैग सुविधा शुरू की गई। तो ये नेशनल हाईवे की तर्ज पर ही स्टेट हाईवे पर भी फास्टैग सुविधा शुरू की गई है। तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? इसकी शुरुआत की गई है मथुरा भरतपुर और 12 झालावाड़ स्टेट हाईवे पर बने टोल प्लाजा से की गई। दोनों ही स्टेट हाईवे रीड कोर के पास है। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। तो इसकी शुरुआत की गई है मथुरा भरतपुर और 12 झालावाड़ स्टेट हाईवे पर बने टोल प्लाजा से की गई। मथुरा भरतपुर और 12 झालावाड़ स्टेट हाईवे, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तनोट कॉम्प्लेक्स। राज्य सरकार का पर्यटन विभाग प्रदेश में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और सीमा सुरक्षा बल के साथ कई बैठकों के परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तन्नोट कॉम्प्लेक्स को विकसित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए 17.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। तो कितने? 17.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। पर्यटन विभाग ने तनोट माता मंदिर, किशनगढ़ किला, लोंगेवाला युद्ध स्मारक को विशाल रेगिस्तान धरा के बीच सुंदर पर्यटक स्थल बनाने की योजना बनाई है। तो ये कौन सी? ये अपने तनोट माता मंदिर, किशनगढ़ किला, लोंगेवाला युद्ध स्मारक को विशाल रेगिस्तान धरा के बीच सुंदर पर्यटक स्थल बनाने की योजना बनाई है। बॉर्डर टूरिज्म से रोजगार और स्थानीय लोक कलाकारों को नए अवसर मिलेंगे। तनोट में एक एम्पी थिएटर, व्याख्या केंद्र, चिल्ड्रन एक्टिविटी एरिया, कैफेटेरिया, सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटिंग, निगरानी प्रणाली, सीवेज, अपशिष्ट प्रबंधन आदि सुविधाएं विकसित की जाएगी। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, तनोट कॉम्प्लेक्स। आइए देखते हैं अब जून 2022 के कुछ चर्चित व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। वरिष्ठ अधिवक्ता जिन्हें 20 जून 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। तो ये कौन है? तो ये है अपने राजदीपक रस्तोगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजदीपक रस्तोगी को लगातार चौथी बार राजस्थान हाईकोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाने को मंजूरी दी है। तो ये अपने राजस्थान में चौथी बार राजस्थान हाईकोर्ट के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं राजदीपक रस्तोगी। वे 30 जून 2025 तक इस पद पर रहेंगे। 30 जून 2025 तक इस पद पर रहेंगे। रस्तोगी वर्ष 2014 में पहली बार इस पद पर नियुक्त किए गए थे। उनकी चौथी बार लगातार इस पद पर नियुक्ति देश में कीर्तिमान है। रस्तोगी ने विभिन्न मामलों में पैरवी कर भारत सरकार को लगभग 95% मामलों में सफलता दिलाई, जिससे सरकार को हजारों करोड़ रुपए के राजस्व की बचत हुई। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 जून 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए 39वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने, जो 1 अगस्त 2022 को सेवानिवृत्त हो गए। 21 जून 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए 39वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो ये बने थे अपने न्यायाधीश संभाजी शिवाजी शिंदे, SS शिंदे। 21 जून 2022 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। नवनियुक्त न्यायाधीश SS शिंदे का कार्यकाल 1 अगस्त 2022 को पूरा हो गया और वे 42 दिन की अवधि के लिए ही मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहे। वरिष्ठ न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो अभी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? तो ये अपने वरिष्ठ न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव को बनाया गया। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। तो ये अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 क्लॉज 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। और के वर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये भी याद रखिएगा कि जो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे राजस्थान उच्च न्यायालय के, ये थे अपने के वर्मा, जिनका कार्यकाल 29 अगस्त 1949 से 24 जनवरी 1950 तक रहा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रदेश की पैरा महिला शूटर जो जून 2022 माह के अंत में विश्व रैंकिंग में दुनिया की नंबर 1 शूटर बन गई, तो ये कौन है? ये अपने अवनी लेखरा। भारत के शीर्ष पैरा शूटर और टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड विनर गुलाबी नगर की अवनी लेखरा इतिहास रचते हुए विश्व रैंकिंग की 2 श्रेणियों में पहले स्थान पर काबिज हो गई। ताज़ा रैंकिंग के अनुसार अवनी R2 10 मीटर एयर राइफल महिला SH1 और R8 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में विश्व की नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंच गई है। 20 वर्षीय अवनी लेखरा पिछले साल टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतकर ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। उन्होंने इतिहास रचते हुए 10 मीटर एयर राइफल SH1 प्रतियोगिता में स्वर्ण और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में कांस्य पदक जीता था। अवनी पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी है। उन्हें 2021 में प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। लेखरा ने जून महीने की शुरुआत में फ्रांस के सेटरोक्स में पैरा शूटिंग विश्व कप में वापसी की और R2 महिला की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में 250.6 के विश्व रिकॉर्ड स्कोर को पार कर स्वर्ण पदक जीता और पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा हासिल किया एवं कोटा हासिल करने वाली पहली पैरा खिलाड़ी बनी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो इसको। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 जून 2022 को प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए नवनिर्वाचित सांसद है। तो 10 जून 2022 को प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए नवनिर्वाचित सांसद कौन है? तो ये अपने रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और घनश्याम तिवारी। राजस्थान प्रदेश के लिए राज्यसभा में 10 सीटें निर्धारित है। तो राज्यसभा में कितनी सीटें निर्धारित है? ये अपने राज्यसभा में 10 सीटें निर्धारित है राजस्थान प्रदेश से। इनमें से 4 सांसद के चुनाव जून 2022 में संपन्न हुए, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के 3 सांसद रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी निर्वाचित हुए, जबकि भाजपा से 1 घनश्याम तिवारी सांसद चुने गए हैं। वर्तमान में राज्यसभा प्रदेश के 10 सांसदों में से 6 कांग्रेस के और 4 बीजेपी के। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 19 जून 2022 को संपन्न हुए राजस्थान बैडमिंटन संघ के चुनाव में बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया? 19 जून 2022 को संपन्न हुए राजस्थान बैडमिंटन संघ के चुनावों में बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है। राजस्थान बैडमिंटन संघ के चुनाव में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अध्यक्ष, के शर्मा सचिव और चून सिंह भाटी कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो ये अपने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अध्यक्ष बनाया गया है, के शर्मा सचिव और चून सिंह भाटी कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो ये याद रखिएगा, बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। राजस्थान के नीरज ने हैमर थ्रो में जीता स्वर्ण पदक। तो राजस्थान के नीरज ने हैमर थ्रो में जीता स्वर्ण पदक। राजस्थान के नीरज बलोदा ने चेन्नई में आयोजित इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हैमर थ्रो स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया।
नीरज ने 65.52 मीटर तक थ्रो किया। और राजस्थान पुलिस ने 3 रजत पदक जीते। तो आप ये देख लेना। राजस्थान पुलिस के मुख्य खेल अधिकारी श्रीनिवास राव जंगा के अनुसार किरण बालियान उपनिरीक्षक प्रशिक्षु एपी ने शॉटपुट, कांस्टेबल अमित कुमार जांगी ने 5000 मीटर और कांस्टेबल उमेश लांबा ने डिकेथलॉन ने रजत पदक जीता। इसमें इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट पॉइंट ही है, याद रखिएगा। राजस्थान के नीरज बलोदा ने चेन्नई में आयोजित इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हैमर थ्रो स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। तो नीरज ने 65.52 मीटर तक थ्रो किया था। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ये। संजना ने जीता कांस्य। तो जयपुर की संजना चौधरी ने चेन्नई में सीनियर एथलेटिक्स में भाला फेंक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अर्जित किया। संजना ने 56.14 मीटर तक भाला फेंका। तो ये संजना चौधरी कहा कि ये अपने जयपुर की है। इन्होंने चेन्नई में सीनियर एथलेटिक्स में भाला फेंक में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक कांस्य पदक अर्जित किया था। और संजना ने 56.14 मीटर भाला फेंका था। तो कितना फेंका? 56.14 मीटर भाला फेंका था और इन्होंने कांस्य पदक अर्जित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सनन ढाका महिलाओं के पहले एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी बैच की परीक्षा में रोहतक के सोडाना गांव की बेटी सनन ढाका ने पहली रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। इनका चयन लेफ्टिनेंट पद के लिए हुआ है। तो इनका चयन किसके लिए हुआ? लेफ्टिनेंट पद के लिए हुआ है। सनन ने 3 वर्ष तक जयपुर के आर्मी स्कूल में पढ़ाई की। एनडीए में लड़कियों को प्रवेश देने की घोषणा के बाद हुई परीक्षा में देश भर से सनन समेत 19 लड़कियों का चयन हुआ। तो कितनी लड़कियों का चयन हुआ? सनन समेत 19 लड़कियों का चयन हुआ। इनमें से 10 थल सेना, 6 वायुसेना, 3 नौसेना में सेवा देगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो महिलाओं के पहले एनडीए जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बैच की परीक्षा में रोहतक के सोडाना गांव की बेटी सनन ढाका ने पहली रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 7 जून 2022 को फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक हासिल कर 2024 के पेरिस ओलंपिक में कोटा हासिल करने वाली देश की पहली पैरालंपिक खिलाड़ी कौन सी है? तो ये अपने अवनी लेखरा है। राजस्थान की पैरा शूटर अवनी लेखरा ने वर्ष 2024 के पेरिस पैरालंपिक में टिकट हासिल कर लिया है। वे पहली भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी है जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल राउंड में 250.6 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। अवनी ने टोक्यो पैरालंपिक में भी 2 पदक जीतकर इतिहास रचा था। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा था, ये इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं चर्चित स्थान। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार किन जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे? राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत केंद्र को भेजे गए प्रस्तावों के अनुसार किन जिलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे? तो ये कौन कौन से जिले हैं? ये है अपने अलवर एवं जयपुर। केंद्र से आशानुरूप सहायता मिली तो राज्य सरकार जल्द जयपुर और अलवर में उद्योग के विभिन्न सेक्टरों से संबंधित नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार करेगी। जोधपुर में इनलैंड कंटेनर डिपो ICD विस्तार के लिए फेज 2 शुरू किया जाएगा। केंद्र के गतिशक्ति प्रोजेक्ट के तहत 6 अन्य परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया जाएगा। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत राजस्थान ने गति शक्ति संबंधी परियोजना पर 332 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। 332 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। इसी में विभिन्न प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट भेजकर केंद्र से इसी वित्तीय वर्ष के लिए पैसा मांगा गया है। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार का सचिव स्तरीय समूह चर्चा कर प्रस्ताव वित्तीय मंत्रालय को भेजेगा। मंत्रालय में राशि आवंटित करने पर अंतिम निर्णय किया जाएगा। तो अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। तो ये अपने अलवर एवं जयपुर में, और ये किसके तहत है? ये अपने राज्य सरकार के प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत है, जो कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे गए हैं। और जोधपुर में इनलैंड कंटेनर डिपो ICD विस्तार के लिए फेज 2 शुरू किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ब्याज मुक्त ऋण के तौर पर मिलेगा पैसा। ब्याज मुक्त ऋण के तौर पर मिलेगा पैसा। माल ढुलाई का सुगम ढांचा और कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए बनी PM शक्ति
गति शक्ति समेत राज्यों के अन्य परियोजनाओं के लिए केंद्र पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना लाया है। इसके तहत राजस्थान को 50 वर्षों के लिए 4,821 करोड़ के ब्याज मुक्त ऋण का विकल्प दिया गया। यह ऋण राज्य को अनुमत उधारी सीमा के लिए अतिरिक्त होगा। तो इन परियोजना के लिए पैसा मांगा गया है। तो इसमें ये देख लीजिएगा स्टूडेंट्स कि कौन कौन सी परियोजना कहाँ चालू की जा रही है। तो ये अपने ऑटोमोबाइल पेट्रोकेमिकल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ये अपने बानसूर अलवर और जयपुर में की जा रही है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बानसूर अलवर में और जयपुर में। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये अपना जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, किशनगढ़। तो स्टूडेंट्स आप ये देख लेना परियोजनाओं के लिए किस किस के लिए पैसा मांगा गया था। वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 जून 2022 को भारत में निर्मित पिनाका MK1 के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण DRDO द्वारा कहाँ किया गया। 19 जून 2022 को भारत में निर्मित पिनाका MK1 के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण DRDO द्वारा कहाँ किया गया। तो ये अपने ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया था। जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत में निर्मित पिनाका MK1 के एडवांस वर्जन ने सटीक निशाने साध कर 45 किलोमीटर दूर टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। 1980 में DRDO ने की विकसित करने की शुरुआत। DRDO ने वर्ष 1980 में पिनाका रॉकेट सिस्टम को विकसित करने की शुरुआत की थी। इसके 10 वर्ष बाद पिनाका मार्क 1 का परीक्षण सफल किया। पिनाका सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्चिंग वाहन होते हैं। तो पिनाका सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्चिंग वाहन होते हैं। पिनाका को एक गाइडेड मिसाइल की तरह तैयार किया गया है। यह नई तकनीक से निर्मित है तथा नई ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये अपने पिनाका MK1 के एडवांस वर्जन का सफल परीक्षण DRDO ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाई मानसिंह अस्पताल में बनाए जा रहे IPD टावर की ऊंचाई कितने प्रस्तावित की जा रही है। सवाई मानसिंह अस्पताल में बनाए जा रहे IPD टावर की ऊंचाई कितनी प्रस्तावित की गई है। तो ये अपने 115.5 मीटर प्रस्तावित की गई है। देश के सबसे ऊंचे IPD टावर की ऊंचाई को ग्रीन सिग्नल मिल गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अपीलीय समिति ने इसकी ऊंचाई 130 मीटर को हरी झंडी दे दी है। JDA ने 125 मीटर ऊंचाई के लिए अनुमति मांगी थी। प्रदेश की सबसे ऊंची इस इमारत की ऊंचाई 115.5 मीटर प्रस्तावित है, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे 51.48 मीटर तक ऊंचाई की स्वीकृति दी थी। इस पर समिति ने मौका मुआयना कर 130 मीटर ऊंचाई तक निर्माण की मंजूरी दी। महिला चिकित्सालय सांगानेर गेट जयपुर में भी 500 बेड का IPD टावर बनाया जाएगा। तो ये भी याद रखिएगा महिला चिकित्सालय सांगानेर गेट जयपुर में भी 500 बेड का IPD टावर बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि सवाई मानसिंह अस्पताल में बनाए जा रहे IPD टावर की ऊंचाई कितनी प्रस्तावित की गई। ये अपने 115.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवासन मंडल को मिला अवार्ड। राजस्थान आवासन मंडल को हाउसिंग कैटेगरी में स्टार ऑफ गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला। दिल्ली में 10 जून 2022 को हुए एक कार्यक्रम में मंडल की ओर से सम्मान मुख्य अभियंता KC मीना और उप आवासन आयुक्त प्रतीक श्रीवास्तव ने लिया। मंडल को ये सम्मान पिछले कुछ वर्षों में किए गए नवाचारों तथा सफलताओं के चलते दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 28 जून 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रदेश के जिलों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है। 28 जून 2022 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रदेश के जिलों की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है। तो ये अपने सीकर जिला रहा है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सीकर ने इतिहास रच दिया है। सीकर को शिक्षा मंत्रालय ने सभी श्रेणी में पहली रैंक दी है। केंद्र सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में संसाधन व शैक्षिक गुणवत्ता सहित 83 बिंदुओं को लेकर सर्वे करवाया गया। इसके आधार पर सीकर को पहली रैंक मिली है। दूसरे नंबर पर झुंझुनू जिला और तीसरे पायदान पर जयपुर जिला रहा, जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले रैंकिंग में पिछड़े साबित हुए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है।
तो पहले स्थान पे कौन सा रहा है, ये अपने सीकर जिला रहा है। दूसरे स्थान पे झुंझुनू जिला, तीसरे पायदान पर जयपुर जिला, और सबसे पिछड़े कौन से जिले साबित हुए, ये अपना डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले रैंकिंग में पिछड़े साबित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला, तो ये अपने करौली जिले को दूसरा स्थान मिला है। प्रदेश के करौली जिले को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम MSME के राष्ट्रीय पुरस्कारों में वर्ष 2022 के लिए करौली जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। करौली जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान मिला है। तो करौली जिले को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में देश भर में दूसरा स्थान मिला है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 जून 2022 को राज्य सरकार ने किस स्थान पर यूरेनियम खनन हेतु यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टे को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिए। 26 जून 2022 को राज्य सरकार ने किस स्थान पर यूरेनियम खनन हेतु यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टे को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दी, तो ये अपने रोहिल खंडेला सीकर है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। राज्य सरकार ने सीकर के पास खंडेला तहसील के रोहिल में यूरेनियम अयस्क के खनन के लिए यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टे को लेकर LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिए। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में यूरेनियम के भंडार मिले। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम बहुमूल्य खनिज है। यूरेनियम खनन क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ ही प्रदेश में निवेश, राजस्व और रोजगार के नए अवसर खुल गए। रोहिल में 1086.46 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरेनियम अयस्क के भंडार मिले हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और देश में अभी तक झारखंड के सिंह भूमि के जादूगोड़ा और आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का खनन किया जा रहा है, तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल संरक्षण संकल्प यात्रा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 जून 2022 को अपने निवास पर बाल संरक्षण संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि यात्रा 7 जिलों की 140 ग्राम पंचायतों में की जाएगी और गांव-गांव, ढानियों में जाकर बाल संरक्षण के लिए चलाई जा रही 12 योजनाओं की जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के तहत प्रत्येक 20 दिन बाद मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रत्येक जिलों में किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण के तहत बेसिक कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग और जीवन कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पालनहार योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 5.5 लाख से अधिक बच्चों के भरण पोषण व शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही। तो ये याद रखिएगा, बाल संरक्षण संकल्प यात्रा क्या है और ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने किया ऋण वितरण अभियान का आगाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 24 जून 2022 को बूंदी में पशुपालक किसानों के लिए ऋण वितरण अभियान का आगाज किया है। तो ये कहाँ से किया है, ये बूंदी में पशुपालक किसानों के लिए ऋण वितरण अभियान का आगाज किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के अनुसार हर घर से एक व्यक्ति को पशुपालन से जुड़ने के लिए 1.60 लाख रुपए का ऋण सस्ती दर पर दिलाया जाएगा। डेयरी स्थापित करने के लिए भी ऋण दिए जाएंगे। ऐसे किसान, युवा, खेतीहर मजदूर और महिलाएं जिनके पास स्वयं की जमीन नहीं है, यदि वे भी पशुपालन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ऋण की व्यवस्था की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ने बूंदी में खाद्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के प्रयास किए जाने की घोषणा की। तो ये इम्पोर्टेंट है। लोकसभा अध्यक्ष ने किया ऋण वितरण अभियान का आगाज, कहाँ से किया था, ये किया था बूंदी से, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 30 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2020 के तहत जारी की गई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है, तो ये अपने प्रदेश को एस्पायर्ड श्रेणी में रखा गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 जून 2022 को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2020 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग की घोषणा की है। BRAP को लागू में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना टॉप पर रहे। तो टॉप पे कौन कौन से ज़िले रहे हैं, टॉप पर कौन कौन से राज्य रहे, टॉप पर अपने आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना टॉप पर रहे। जबकि हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को अच्छे वर्ष का दर्जा दिया गया। अच्छे वर्ष में राजस्थान को स्थान नहीं मिला, तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स। अच्छे वर्ष में राजस्थान को स्थान नहीं मिला, ये अपने एस्पायर्स में मिला है। इस सूची में राजस्थान को एस्पायर्स कैटेगरी में जगह मिली है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसमें असम, केरल, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल शामिल है। तो इस सूची में राजस्थान को एस्पायर्स कैटेगरी मिली है, तो याद रखिएगा। और रैंकिंग का उद्देश्य राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए समग्र कारोबारी माहौल में सुधार करना है। ताकि निवेशकों को आकर्षित कर सके। जिन मापदंडों पर रैंकिंग आधारित है उनमें निर्माण परमिट, श्रम रेगुलेशन, पर्यावरण रजिस्ट्रेशन, सूचना तक पहुंच, भूमि का उपलब्धता और एक खिड़की प्रणाली शामिल है। तो ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि राजस्थान को एस्पायर्स कैटेगरी में रखा गया है, तो ये याद रखिए, इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 जून 2022 को किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पैनोरामा बनाने की घोषणा की है? तो ये अपने चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप का पैनोरामा बनाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी और समाधि स्थल रहे चावंड में करीब 5 करोड़ की लागत से प्रताप का पैनोरामा बनाने की घोषणा की। इस पैनोरामा में प्रताप के जीवन संघर्ष तथा तत्कालीन मेवाड़ की सभ्यता व संस्कृति का चित्रण किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये महाराणा प्रताप का पैनोरामा कहाँ बनाने की घोषणा की गई है, ये अपने चावंड उदयपुर में की गई है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जून 2022 में हरियाणा में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश का कौन सा स्थान मिला है? जून 2022 में हरियाणा में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश को कौन सा स्थान मिला? तो अपने 10वां स्थान मिला प्रदेश को। राजस्थान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8 गोल्ड मेडल समेत 32 मेडल जीतकर 10वां स्थान हासिल किया है। पिछले वर्ष राजस्थान 11वें स्थान पर था। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के खेल प्रबंधक और चीफ डे मिशन रणविजय सिंह चंपावत है। तो ये अपने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के खेल प्रबंधक और चीफ डे मिशन रणविजय सिंह चंपावत है, ये याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा प्रथम रहा है, महाराष्ट्र द्वितीय रहा और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा है, जबकि राजस्थान 10वें स्थान पर रहा है। और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किए गए थे, ये अपने हरियाणा में आयोजित किए गए थे। और राजस्थान के पदक विजेता कौन कौन से? स्वर्ण पदक जीता है महेंद्र सरन ने ट्रैक साइकिलिंग में 10 मीटर स्क्रेच रेस, टीम राजस्थान ट्रैक साइकिलिंग टीम स्प्रिंट। सुष्मिता ने जीता लॉन्ग जंप में, किरण ने जीता डिस्कस थ्रो में, मुकेश कुमार कसवा ने रोड साइकिलिंग 28 किलोमीटर टाइम ट्रायल, लवी सहारन ने जूडो 73 किलोग्राम में, कपिल सिंह ने तीरंदाजी रिकर्व में और ईशा गुजर ने बॉक्सिंग 60 से 63 किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके आप ये इनको अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि इम्पोर्टेंट कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजित किया गया था हरियाणा में। और राजस्थान का कौन सा स्थान था? 10वां स्थान था। पहले स्थान पर कौन सा राज्य आया था? ये हरियाणा आया था। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आया था और तीसरे स्थान पर कर्नाटक आया था। तो ये याद रखिएगा, इसको वीडियो पॉज करके आप अच्छे से देख लीजिएगा कि किसको कौन से पदक मिले हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार द्वारा जून 2022 में उत्तरार्ध में जारी की गई वर्ष 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स में प्रदेश का कौन सा स्थान मिला है? तो ये प्रदेश को 10वां स्थान मिला है। केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की ओर से वर्ष 2021-22 की फूड सेफ्टी इंडेक्स की रिपोर्ट जून 2022 में जारी की गई।
इस एफर्ट में फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर व सर्विलेंस, मैन पावर, प्रशिक्षण, जागरूकता, उपकरणों व कंज्यूमर एम्पावरमेंट के मामलों में प्रदेश को 100 में से 50.5 अंक मिले हैं और वर्ष 2021-22 की रैंकिंग में प्रदेश भर में 10वें स्थान पर रहा है। इससे पूर्व वर्ष 2019-20 में 11वें स्थान पर रहा था, 2020 में 18वें स्थान पर रहा। तो देश में तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है, गुजरात दूसरे स्थान पे, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है। तो इसमें याद रखिएगा जो FSSAI की फूड सेफ्टी इंडेक्स जो जारी की जाती है FSSAI के द्वारा, तो इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो राजस्थान का 10वां स्थान रहा। तो ये इम्प्रूवमेंट ही एक तरह से, पहले 2019-20 में 11वें स्थान पे था, 2020 में 18वें स्थान पे था। और इसमें पहले स्थान पे कौन सा राज्य है? ये अपना तमिलनाडु, दूसरे स्थान पे गुजरात है, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो स्टूडेंट्स आज हमने देख लिए वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट आज हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे चर्चित योजनाएं, कार्यक्रम और अभियान। और जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, वह आप मुम्मल करंट जीके के पार्ट 1 देख सकते हो और जल्दी ही पार्ट 3 आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना स्टूडेंट, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा कि आप ताकि पार्ट 3 भी देख सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।